जैसे एक्चुअली गीता, अगर गीता को हम थोड़ा सा देख ले, तो गीता में जैसे भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधानता दिया है। उन्होंने क्या बोला था? कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम कर्म करेंगे और हम फल की आशा नहीं करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान दिन में हम कर्म करते हैं बट फल की आशा भी करते हैं। निष्काम कर्म करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गए। इसीलिए शास्त्र में 10th हाउस को कर्मण्य का प्रधान बोला गया है। कर्मण्येव प्रधाने च ग्रह सर्वे फलप्रदा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्म संस्थान विचिन्तयेत्। क्योंकि अगर कर्म भाव नहीं रहेगा तो इंसान बेकार बना रहेगा। कर्म भाव नहीं है, अगर जिसका, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका कर्म भाव है ना, वो किसी भी हाउस से जुड़ा नहीं रहता है, जैसे खास करके तीसरा और 12th हाउस से। तो ऐसे लोग दिन भर उनका लाइफ तो चलता है, बहुत अच्छा से चलता है, लेकिन वो किसी भी कर्म में अपने आप को पाते नहीं है। वो हर तरह का प्रयास करते हैं कर्म करने का, बट वो कर्म में वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं पाते हैं। तो इसलिए कर्म भाव को आज समझना बहुत जरूरी है। अब कर्म कितने प्रकार के हैं, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कर्म भाव को समझते हैं। कर्म भाव वास्तव में है क्या? दसम भाव वास्तव में है क्या? कर्म भाव वो भाव है जहां से हम ना अपने कृष्टि को समझ सकते हैं। कृष्टि मतलब परंपरा, जिसमें पिता या पूर्व पुरुष, अपने पूर्वज, उनके आशीर्वाद और श्राप क्या है क्या नहीं है, हम जिस भाव से समझ सकते हैं वो भाव है दसम भाव। अब चलिए, थोड़ा सा मूड हो गया थोड़ा एक्सट्रीम लेवल की बात करने का। लक्ष्मी जी, शायद आप लोगों के लिए भी ये नया वर्ड सब आ रहा है। प्रेरणा, शायद आपके लिए भी है ऐसा, क्योंकि ऐसे पिछले 2 सालों में मैंने ऐसी कभी बात की नहीं थी। जिस भाव से हम अपने पितृ पुरुष या अपने पूर्वजों की आशीर्वाद या श्राप, जिसको संस्कृत में अभिसंपात बोले जाते, तो उसको अगर जिस भाव से समझ में आए, वो भाव है कर्म भाव, वो भाव है दसम भाव। हम इससे क्या क्या जान सकते हैं? पहला, ग्रह नक्षत्र की विद्या, यानी सीधी सी बात मैं बोलूं तो दैट इज एस्ट्रोलॉजी। आकाशीय कोई भी वृत्ति या व्यवसाय हो, वो 10th हाउस है। आगम, आगम मतलब आने वाले समय का जो ज्ञान होता है, वो हम 10th हाउस से समझते हैं। अगर किसी का 10th हाउस बहुत प्रोमिनेंट और बहुत शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, बलवान हो, उसके पास ना एक अद्भुत इंट्यूशन होगा। और ऐसा इंट्यूशन कि वो व्यक्ति आने वाले समय को पहले से भांप जाएगा, क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं आगम ज्ञान। ये कई प्रकार से आते हैं। एक तो पढ़ाई के थ्रू आते हैं,
पढ़ाई मतलब जैसे हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, या आप लगातार कंटिन्यू पढ़ते चले जा रहे हैं, आप अप टू पीएचडी कंप्लीट कर लिए, तो आपके अंदर ना एक अजीब सा एडाप्टेशन होता है, एक अजीब सी मतलब इवोल्यूशन आपके बॉडी पे होता है, आपके माइंड में होता है, आपकी मनोवृत्ति में होती है, जिसके जरिए ना आप आने वाले समय को आइडिया कर सकते हैं, भाप सकते हैं, समझ सकते हैं कि आने वाले समय कैसा आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राजनीति में बैठा हो, या राजनीति ही उसका पेशा हो, वो जब जब चुनाव आएगा, उसको ना वो समझ सकता है कि वास्तव में उस चुनाव में वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। ये अंदर से आता है, इसी को बोलते हैं इंट्यूशन, षष्ठेंद्रिय। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलूं तो षष्ठेंद्रिय, छठा इंद्रिय। दसम भाव से हम और क्या जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कर्म। कर्म मतलब जीविका, है ना? कौन सा कर्म करके हम अपने जीवन धारण करेंगे, या जीवन धारण करने के लिए जो जमा पूंजी की आवश्यकता है, जो पैसे का जरूरत है, इनकम की आवश्यकता है, वो भी आपको दसम भाव से समझ में आएगा। बट स्पेशली अगर इनकम की बात करूं तो वो एकादश भाव है। तो जीविका या पेशा, व्यवसाय, व्यवसाय मतलब बिजनेस की बात नहीं करो, बिजनेस सेवेंथ हाउस है। दसम हाउस से सेवेंथ हाउस जब कनेक्टेड होगा तो फिर बिजनेस की बात आएगी। व्यवसाय बोलते हैं ना, ये मेरे व्यवसाय हैं, मतलब ये इस तरह का पेशा से मैं अपनी आजीविका को पूरा करता हूँ। टेंथ हाउस से और भी बहुत सी बातें समझ में आता है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा और बताते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की स्टेटस, यश, स्टेटस मतलब होता है यश, सम्मान, वो चीजें समझ में आती हैं टेंथ हाउस से। ऑब्वियसली कर्म ज्ञान के बारे में पता चलता है टेंथ हाउस से। कर्म ज्ञान की व्युत्पत्ति आपके पास कितना है, आपके उसके अवलोकन की ताकत कितना है, मतलब समझने का अवलोकन मतलब समझना, दृश्य में लाना, जिसको दूरदर्शिता बोले जाते हैं, वो भी दसम भाव है। दसम भाव और क्या चीज का है? दसम भाव बिल्कुल पंचम से पंचम। दसम भाव पूर्व जन्म का ज्ञान का भी है। कर्म का जो बीज है, और जिस बीज से पौधा होता है, और पौधे के जरिए हम पूरे जीवन की जो आजीविका जहां से चलाते हैं, तो कर्म बीज का वो संस्थान जहां से स्टार्ट होता है, वो भी दसम भाव है। और दसम भाव क्या है? ओके, जब मैं कर्म बीज की बात किया, तो कर्म बीज को ही थोड़ा सा और प्रकटमान कर ले। कोई भी बच्चा तब तक कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक उसके अपनी औकात ना तैयार हो, अपनी मतलब क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी जब तक तैयार नहीं होता, तब तक वो टेंथ हाउस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। बस ये टेंथ हाउस आने से पहले सबसे पहले तो उसकी जो परवरिश होते हैं, वो परवरिश एक मुख्य कारण होता है। और परवरिश करते कौन है? पिता माता। यानी पिता माता को अवलंबित करके जो कर्म बीज जहां से स्थापित होता है, उसको कह सकते हैं आप दसम भाव। और दसम भाव जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अगर बच्चा छोटा है तो नाइन्थ हाउस उसका पिता का जगह है। बट बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो फिर दसम भाव उसके पिता का घर माना जाता है। और वैसे भी वैदिक साइंस में शुरू से ही कर्म भाव को, माने दसम भाव को पिता का भाव बोला गया है।
और यस, एक बात और तो मैं बोल ही सकता हूं, वो है क्योंकि ये पुनर्जन्म की बीज है ये, इसलिए आ, आप कह सकते हैं पूर्व जन्म का ये लगन है। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, याद आ गया बोल दिए, क्योंकि हो सकता है फिर दोबारा याद ना हो। इसको जो है ना पूर्व जन्म की लगन भी बोल सकते हैं आप। अगर हम जब भी पूर्व पूर्व जन्म की बातें करेंगे तो 10th हाउस का लगन मान के हम पूर्व जन्म की बात करते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? यस, एक चीज तो बोल ही सकते हैं, इवोल्यूशन पावर, एडेप्टेशन यानी विकास, सबका विकास। विकास, वो जो सबका विकास वाला विकास है, वो विकास का जड़ या वो विकास का एक्चुअल जो हाउस है वो 10th हाउस है। चलिए, ये तो सारी मेरी बातें हो गई। थोड़ी शास्त्र की भी बात कर लेते हैं। बृहद जातक एक किताब है जहां पे बृहद जातक की जो लेखक है उन्होंने कहा कि इंसान ना अपने अपने कर्मानुसार जगत की या पार्थिव जो दुनिया का सुख दुख है वो भोगता है। तो दसम भाव से जो बेसिकली अपनी माने पर्सनल जो नॉलेज है, वो पर्सनल नॉलेज आता है। बट ये पर्सनल नॉलेज एक्सपीरियंस जिसको आप कह सकते हैं, एक बहुत इजी वर्ड, एक्सपीरियंस। बट ये एक्सपीरियंस तभी आपको मिलेगा जब आप कर्म करेंगे। अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति काम करता नहीं है उसको एक्सपीरियंस कभी महसूस होता नहीं है। उन्होंने और एक और चीज बताया था, क्या कि मतलब कर्म भाव जो है, दसम भाव जो है ना, वो जातिगत कर्म की विचार है। मतलब एक्चुअली इसके पीछे एक कारण है, इसके थोड़ी सी मैं थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में ही आसान हो जाए कि जातिगत बोलने से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जातिगत पेशा, एक्चुअली जिस समय ये ज्योतिष का ग्रंथ रचना हुई, ज्योतिष की जो भी ग्रंथ रचना हुई थी, उस समय हमारे कास्टिज्म ऐसा नहीं था। उस समय क्या था? कास्टिज्म था अपने कर्म के अनुसार कास्ट होता था। मतलब जैसे कोई अगर कांसे की बर्तन बनाता है तो फिर वो कर्मकार, या लोहे की जो बनाता है वो कर्मकार, जो याग यज्ञ क्रिया को करवाने वाले होते हैं वो पुरोहित, ब्राह्मण है ना? इस तरह का कास्टिज्म की प्रथा थी उस समय। बट ये कालक्रम, काल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो ये चीजें ना बदल गई वो, और उसके बाद वो जाति जो बना वो जन्म से बन गया। बट एस्ट्रोलॉजी में टिल अभी भी हम जब जातिगत पेशा की बात करते हैं तो फिर वहां पे ये माना जाता है उसके कर्म के अनुसार उसका जो जाति पैदा होगा वो मेन है। मतलब जैसे आप यूं समझ लीजिए, कोई शिक्षा देने वाला है, वो चाहे जन्म से कोई भी जात का क्यों ना हो, बट वो कर्म भाव से उसका जाति जो है ना ब्राह्मण का है। जैसे हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी करने वाले हैं, हम विधि विधान से यह एकदम संपूर्णतः आगम विद्या के अनुसार हम अपनी विधा बताते हैं, यानी रेमेडीज देते हैं। तो हम चाहे जन्म से किसी भी जात से क्यों ना हो, बट कर्म से हम पुरोहित संप्रदाय में आ जाते हैं या लोगों के भला करने में आ जाते हैं। तो सन्यासी या पुरोहित ये सब जो है ब्राह्मण माना गया है। ब्रह्म को जो जानने की कगार पे होते हैं, ब्रह्म को समझने की कगार पे होते हैं,
तो ये ब्राह्मण है। तो हम लोग भी अब काम के जरिए, अपने पेशा के जरिए, अपने कर्म भाव के जरिए हम हमें भी ब्राह्मणत्व मिलता है। मेरे कहने का मतलब जातिगत विद्या या जातिगत पेशा बोलने का आशय बस इतना ही था। और क्या हम बोल सकते हैं, ये तो हो गया शास्त्र की वाक्य। और क्या क्या बोल सकते हैं, चलिए, और क्या क्या बोल सकते हैं, उसको थोड़ा सूत्राकार में लिखते हैं। लिख लीजिए। थोड़ा सूत्र आकार में लिखेंगे ना तो थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है ये सूत्र, ये नोट्स जो अभी हम लोग बना रहे हैं, आने वाले आपके स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लिखिए, थोड़ा सा लिखिएगा, क्योंकि अब एक एक करके ना उसको थोड़ा सा वो माला, माने फूलों को पिरो के मैं माला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सूत्र नंबर 1। ग्रह के द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी वृत्ति करते हैं, या जो भी बिजनेस, जो भी पेशा हम क्या बोलते हैं उसको अपनाते हैं, वो जातक का सबसे पहले तो हम ये देखेंगे वो जन्मगत क्या अधिकार उस पे आता है या नहीं। अगर जन्मगत अधिकार नहीं आता है तो हम उसकी फिर विचार बुद्धि की विवेचना करेंगे। मतलब फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस की हम विवेचना करेंगे। तो टेंथ हाउस की विचार विश्लेषण के लिए हमें सबसे पहले एक नजर अपने फिफ्थ हाउस और अपने सेवेंथ हाउस पे देखना जरूरी है। इसी को थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं, शायद समझ में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट इसको समझाने की, बहुत आसान भाषा में इसको समझाने की प्रयास कर रहा हूं। अगर कहीं कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो पूछ लिया करें। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, तो वो एक ऑनेस्ट तरीके से एक आजीविका लेता है, एक उसका एक पेशा होता है, जिसके जरिए वो अपने घर परिवार का पालन पोषण का बीड़ा उठाता है, यानी इनकम का एक रास्ता वो बनाता है, बट वो ऑनेस्ट तरीके से। ये हम टेंथ हाउस से ही देखेंगे। टेंथ हाउस से और हम क्या देखेंगे, मतलब आप यूं समझ लीजिए, एक स्पेसिफिक ग्रह टेंथ हाउस में बैठे हो, या एक स्पेसिफिक ग्रह जो टेंथ हाउस में बैठा हो उसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, या उसके समधर्मी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रहा हो। मान लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल, टेंथ हाउस में सूर्य चला गया, तो सूर्य का समधर्मी जो जो ग्रह होंगे उनके जैसा धर्म वाले, मतलब जैसे मंगल हो गया, है ना। तो ये समधर्मी दशाओं की मतलब ग्रहों की दशा अंतर्दशा को भी हम देखेंगे। उसके बाद उसकी वित्तीय या व्यवसाय पे वो कितना दिन तक टिकाऊ होगा, वो चीज आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। हमारे पास जो जब भी कोई क्लाइंट आते हैं तो टेंथ हाउस का सबसे बड़ा क्वेश्चन लेके आते हैं कि मैं आने वाले समय में करूंगा क्या या करूंगी क्या। वहां पे हमें ये समधर्मी ग्रहों की दशा अंतर्दशा बहुत बड़ा
मतलब एक सपोर्टिव टूल्स होता है जिसके जरिए हम आने वाले समय को उनके कैसा होगा और किस तरीके से वो अपनी आजीविका को प्रस्तुत कर पाएंगे, वो हमें एक आइडिया मिल जाता है। और क्या हो सकता है? अ, देखिए, सबसे बड़ी बात होती है क्या, मोटिवेशन। कोई भी कर्म करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक घरेलू काम कर रहा है, वही उसकी आजीविका है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ का 10th हाउस को आप जब देखें कि उसमें भाई इसकी आजीविका यही है कि हाउस वाइफ है ये, बट उसमें भी तो उसके कर्म की एक प्रधानता तो रहेगी। कर्म की बिना प्रधानता में वो तो हाउस वाइफ नहीं बन सकती है ना। वो दिन भर में जो भी काम करेंगी वो एक परिवार को चलाने के लिए काफी होता है। मैं मानता हूं कि भले इसमें उनकी आजीविका में उनको अर्थ नहीं मिलता या अर्थ प्राप्ति की योग नहीं है, बट कर्म परिचालना उनका माने वो जो ग्रह होंगे, 10th हाउस, 10th भाव या 10th का लॉर्ड या 10th में बैठे कोई भी ग्रह होंगे, वो अपने क्या बोलते हैं आदेश निर्देश ऐसी ही बताएंगे आपको। वो अपनी विवेचना पे आपको ऐसा ही मिलेगा कि या उनके बारे में इन डिटेल्स समझ सकते हैं आप। मेरे कहने का मतलब जस्ट इतना ही है। ये एक मूल भाव मैंने बताया, सूत्र एक। सूत्र दो, किसी भी व्यक्ति के कर्म भाव को देखने से पहले सबसे पहले आप उसके लगन को देखिए, क्योंकि व्यक्ति वही है जो लगन है। कर्म भाव लगन का एक मूल स्वरूप को प्रकटित करने वाला भाव है। कर्म भाव लगन को छोड़ के नहीं हो सकता। तो लगन, लगन जो होता है वो किसी भी जातक या जाति का उसकी मूल प्रकृति को दिखाता है, उसकी जो मूल स्वभाव है। द बेसिक ऑफ द पीपल, द माने एकदम हु इज द पर्सन, वो व्यक्ति कौन है, उसकी प्रकृति क्या है वो बताता है। दूसरा, हम आत्मा को भी देखेंगे, क्योंकि काम करने में मान लीजिए आपको अगर काम करने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो काम करना बेकार है। तो सूर्य के जरिए हम कर्म भाव को भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। और मन को भी देखेंगे, क्योंकि मन अगर मलिन हो तो फिर वो काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो हम इन तीनों चीजों को, मतलब लगन को, सूर्य को और चंद्रमा को, ये तीनों को देखेंगे एवज में किसकी? एवज में 10th हाउस के एवज में, या इनसे स्टार्ट करके हम 10th हाउस को अलग अलग से जो है ना परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। ये जैसे जैसे मैं आगे आप लोगों को बताता जाऊंगा तो शायद आप लोगों को मेरी जो भाषा है या मैं जो बोलना चाह रहा हूं शायद और क्लियर होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मतलब ये मैं अभी जो बता रहा था कि लगन, सूर्य और चंद्र, ये तीनों की विकास से एक्चुअली दसम भाव की विकास को पता चलता है। मतलब सीधा सा आप एक लाइन में इस सूत्र को समझाने की कोशिश कि जब भी आप 10th हाउस के पूर्ण ज्ञान लेना चाहें, लगन से दसम देखिए, सूर्य से दसम देखिए और चंद्र से भी दसम देखिए, तब जाके आपको एप्रोप्रिएट नॉलेज मिलेगा कि इनका, इस जातक अब्लिक जातिका का दसम भाव कैसा है। मतलब
इसमें देखिएगा, अगर कोई लगन चांदा हो गया, मतलब लगन में ही चंद्रमा बैठा, लगन में अगर सूर्य बैठा, तो फिर आपको तो तीन जगह से स्टडी नहीं करना है, दो ही जगह से स्टडी करने से हो जाएगा। इधर अगर तीनों जगह है, लगन, चंद्रमा और सूर्य से, उनके भाव को देखिए, भावेश को देखिए, और इन भावेश का जो नवांश कुंडली में इनकी क्या स्थिति है वो भी देखिएगा। बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, जिस तरह से मैं कुंडली को देखता हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग भी कुंडली को वैसे ही देखने की कोशिश करिए। नमाज को देखिएगा, उसमें क्या होगा, आपको ना कर्म का जो स्वरूप है, मतलब जैसे क्वेश्चन होता है ना क्लाइंट का, याद रखिएगा, क्वेश्चन होता है कि मैं क्या करूंगा, मेरा क्या बिजनेस या नौकरी, मतलब कौन सा चीज मुझे सूट करेगा। तो ये जो कर्म का स्वरूप है, वो स्वरूप तभी पता चलेगा जब आप लगन से, चंद्रमा से और सूर्य से देखेंगे, और भावेश भावपति को देखेंगे, यानी भावेश को देखेंगे और भाव को देखेंगे, प्लस भावेश को, भावेश का जो नवांश में क्या स्थिति है वो भी देखिएगा, तब आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, बलाबल देखना जरूरी है, कोई भी भाव का बलाबल, भावेश का बलाबल, और यहां चूंकि मैं तीनों से देखने के लिए बोल रहा हूं, तो लगन कितना बली है वो भी देखिएगा, सूर्य कितना बली है वो भी देखिएगा, और चंद्रमा कितना बली है वो भी देखिएगा। अगला सूत्र, 3 नंबर सूत्र, कर्म भाव और भावेश, जो भी ग्रह होंगे, कोई तो ग्रह होगा, कर्म भाव का एक मालिक है, मालिक मतलब वो भावेश हो गया, और कर्म भाव को भी देखना है, क्योंकि कर्म भाव किस दिशा में है, किसी भी कुंडली में कर्म, कर्म भाव 10th हाउस ही आएगा, है ना। तो वो मतलब किस तरह का ताकत रखता है, क्या वहां वो मतलब उसके अंदर कोई जो बैठा ग्रह है, क्या वो उच्चस्थ है या नहीं, इन चीजों से भी आपको कर्म भाव का ज्ञान मिल जाएगा, और उनके नवांश के द्वारा मूल कर्म का जो प्रवृत्ति है वो आपको मिल जाएगा। इस हिसाब से भी आप कर्म का वृत्ति या कर्म का स्वरूप या कर्म के मूल प्रकृति को आप जान के अपने क्लाइंट को बता पाएंगे कि मतलब वो क्या काम करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कर्म का जो भावेश है वो चला गया 9th हाउस में या 4th हाउस, तो 4th हाउस एडुकेशन का है, 4th हाउस एडुकेशन का है, या 9th हाउस उच्च शिक्षा का है। तो वहां पे जाने के बाद वो कर्म भाव में वो क्या करेगा, शिक्षकता को अपनी प्राथमिकता देगा। मूल प्रकृति क्या हो गया, ये हो गया। मान लीजिए लगन से देखा मैंने, वही चीज मिला, चंद्रमा से देखा मैंने, वही शिक्षा संबंधित चीजें मिला, और सूर्य से भी शिक्षा संबंधित चीजें मिला। तो आप आराम से आपने कलम पे आपका जो प्रेक्षित ये होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फल कथन का जो पैड होगा, उस पर लिख दीजिए आप शिक्षक बनिएगा। मेरे कहने का मतलब जस्ट इतना ही था, मूल प्रकृति को आप कैसे समझेंगे। अभी देखिए बहुत मतलब टू दी पॉइंट जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा सा थियोरेटिकली उनको जो है ना, थोड़ा और इलाबोरेट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट चीजों को समझ में आए कि हम क्यों देखेंगे और कैसे देखेंगे। ये कैसे का आंसर ये है। अब एक चीज और तो हो सकता है ना, हम कोई भी कर्म में जुड़े हुए हैं, वो क्या वो सुखकारी है या दुख देने वाला है, वो भी आपको पता करना होगा। मान लीजिए लगन से आपने दशम में देखा सुखकारी है, सूर्य से देखा वो सुखकारी नहीं है, चंद्रमा से देखा सुखकारी नहीं है,
तो कर्म का प्रकृति वही रहेगा, वो उसको मन मार के भी वही कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि आजीविका का स्थान तो भगवान ने वही लिख दिया, पूर्व जन्म में हमने वही लिखवा के लेके आए। बट वो उस कर्म से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसके अंदर संतोष होता ही नहीं है। नेचुरली क्या होगा, ऐसे लोग आप देखे होंगे कि ना वो टेंसियस होते हैं, बड़ा मतलब जैसे ड्यूटी से वापस आते हैं अपनी, चाहे वो नौकरी करें, नौकरी भी मूल प्रकृति के अंदर आता है, बिजनेस करे तो वो भी मूल प्रकृति के अंदर आता है। वो चाहे कहीं पे भी कोई भी काम करे, जब घर वापस आते हैं तो उनके दिमाग में ना एक अजीब सी परेशानियां घर तक आ जाती है। वो उनको काम का जगह पे छोड़ के नहीं आ पाते। काम की जगह पे छोड़ के तभी आ पाएंगे अगर लगन या चंद्रमा, ऑब्लिक लगन या सूर्य, ऑब्लिक लगन माने सूर्य या चंद्रमा, ये दोनों में से, तीनों में से कोई दो ग्रह, दो कुंडली, जिसको चंद्र कुंडली बोलते हैं, लगन कुंडली बोलते हैं, और सूर्य कुंडली, इनमें से कम दो कुंडली अगर दसम भाव को सुखमय दिखाए, तो फिर वो अपना काम के जो माने परेशानी है वो घर लेके नहीं आते हैं। ये आपका एक और सूत्र है। नेक्स्ट सूत्र, सूत्र ये कौन सा, 4 नंबर। दसम भाव और भावेश का जो ग्रह, दसम भाव और भावेश, अब मान लीजिए दसम स्थान में, दसम भाव में कोई दृष्टि देने वाले भी कारक ग्रह होंगे, कोई दृष्टि भी देगा तो, क्योंकि अपने 12 खाने हैं, 12 भाव है, 12 भाव में किसी ना किसी भाव में ग्रह बैठे हैं। अब उनमें से हो सकता है एक या एक से अधिक ग्रह दसम भाव में दृष्टि दे, तो वो जो दृष्टि दे रहे हैं, याद रखिएगा, जो दृष्टि दे रहे हैं वो 10 वर्ग में, हम इनका जो वर्ग बल देखेंगे, वर्ग बल में अगर वो अधिक बलशाली हुआ तो कर्म भाव अच्छा हो जाएगा। लक्ष्मी जी, खास करके मैं आपके लिए बता रहा हूं। जी सर, मैं समझ रही हूँ आपकी हर चीज। और आज मुझे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लगे, आज के हमेशा लगते हैं। आज दो चीजें मुझे सोचने पे मजबूर कर रही हैं। आपने सबसे पहले एक अच्छी चीज बताई, अच्छी नहीं सब अच्छी है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट था कि अगर दसम अधिपति दसम में होगा तो इंट्यूशन पावर देता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा आपका एक नया कॉन्सेप्ट मुझे एकदम नई इंसाइट दी मुझे उसने, कि दसम भाव पूर्व जन्म का लगन है, जी जी प्रारब्धिक का लगन है। जी मैम। क्योंकि वो पंचम से छठा पड़ता है और जी छठा कर्जे का है, तो वो पूर्व जन्म का कर्जा है। जी जी मैम। ये कॉन्सेप्ट सर लगाएंगे ना? जी मैम, बिल्कुल, इसीलिए तो दसम को जो है पूर्व जन्म का लगन माना गया है। मुझे ये चीजें बहुत बहुत इंसाइटफुल लगी और एकदम से नई सुनने में लगी, जिन मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि दसम भाव पूर्व जन्म का कैसे हो सकता है। तो मैं पूरी कुंडली को मन ही मन विश्लेषण कर रही थी कि कैसे हो सकता है। मैम हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ नया मिलते रहेगा, चिंता मत करिए। थैंक यू क्योंकि सर, थैंक यू वेरी मच। अ, मैं अभी जो चीज बता रहा था मैम, उसको समझ पाई आप? जी सर, सारी चीजें मैंने अच्छे से समझी हैं। आज ना, असल में मैं बोल बोलिए। नहीं रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा काम भी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको सुन रही हूँ बड़े अच्छे से। नहीं मैम, ठीक है, बहुत मतलब थैंक यू, इसलिए क्योंकि वो होता है ना कभी कभी फ्लो, माने हम बहुत डीप में चले जाते हैं, बड़ा मतलब आज से मान लीजिए 35 साल पहले पढ़ा हुआ कोई चीज याद आ जाता है ना। नहीं सर, मुझे मुझे डीप चीजें ही अच्छी लगती है। मैं उनको ना सोचती ही रहती हूँ कि सामने वाले ने ये चीज कैसे बोली, किस चीज को लेके बोली। मैं इस पे ज्यादा मनन करती हूँ। कितना टाइम है अभी मैम? ये तो अभी तो टाइम खत्म हो रहा है, चलिए 4 मिनट के बाद फिर दोबारा आते हैं, तो मैं 4 नंबर सूत्र से फिर आगे बढ़ूंगा।
मतलब अभी जी जो सर। मैं बताऊंगा ना वो वर्ग बल जो 10 वर्ग का वर्ग बल हो रहा है उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया तो नहीं है, बट थोड़ा उलझा हुआ सूत्र दूंगा। कोई ठीक है। बात नहीं सर। थैंक यू वंस अगेन सर। चलिए मैम, कोई बात नहीं मैम। मैं जितना जानता हूँ कोशिश करता हूँ सब। देखिए हम लोग तो कोई टीचर स्टूडेंट है ही नहीं मैम, हम भी स्टूडेंट ही है ना। अभी तक तो टिल मैं समझता हूँ अगला 10 20 50 जन्म और अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ूंगा तो शायद एस्ट्रोलॉजी समझ में आए। बहुत साल हो गए मैम, 36 साल हो गए, बट अभी तक एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाए।